नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें हमारा आज का विषय रहने वाला है जो हमारा हिंदी में काव्य शास्त्र है। उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द शक्ति, शब्द दोष, शब्द गुण, उससे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। जो वीडियो आज की है बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव जैसे कि JRF, नेट, UGC या HSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें प्रश्न दिखाई देते हैं। प्रश्न कौन से हैं? जो हमारी शब्द शक्तियाँ हैं, काव्य दोष है, काव्य गुण है, इन पर आधारित रीति हैं, इन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। और आपको एक काम करना है, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो पाए और कितने नहीं हो पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर आया है ए तो बिल्कुल सही है। 3 प्रकार से आता है। 3 प्रकार कौन से होते हैं? पदार्थ द्वारा, प्रयोजन द्वारा और अनेकार्थी व्यंजना द्वारा। अब ये अनेकार्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति किसने कहा है? अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति किसने नाम दिया था? तो जी इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही है। विश्वनाथ जी ने क्या कहा है शब्द शक्ति को कि शब्द शक्ति अर्थ का बोध कराने वाला क्या है? एक व्यापार है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति का एक अन्य नाम क्या है? शब्द शक्ति का एक अन्य नाम क्या है? साथियों, ऑप्शन सी उत्तर आया तो बिल्कुल सही है, वृत्ति। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जी साथियों, व्यापार। अगला प्रश्न हमारा है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है आपका 3 होते हैं। 3 कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, अभिधा में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? ये अभिधा नहीं, ये अ, भी और धा। अभिधा होता है, यहाँ पर अभिधा लिखा गया है गलती से। अभिधा में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं वाचक शब्द। और इसका जो अर्थ आता है उसको क्या कहते हैं? वाच्यार्थ। तो अभिधा में या तो वाचक कहेंगे या मुख्य अर्थ भी कहते हैं इसको। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ का हमें पता चलता है या वाच्यार्थ का पता चलता है। अगला है हमारा है, वाच्यार्थ किसे कहते हैं? देखिए अभी आ चुका है ये। वाच्यार्थ किसे कहते हैं? साथियों, इसमें उत्तर रहने वाला ऑप्शन बी, वाचक शब्द के अर्थ को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ। और ये वाच्यार्थ किसके द्वारा प्रतीत होता है, किसके द्वारा पता चलता है? जो हमारी अभिधा शब्द शक्ति है उसमें जो शब्दों के अर्थ निकलते हैं वो वाच्यार्थ कहलाते हैं। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? जो हमारे शब्द के भेद होते हैं रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो इन तीनों शब्दों का अर्थबोध किस शक्ति से होता है? जी अभिधा शब्द शक्ति से। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर ध्यान बनाए रखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। शब्द शक्ति का स्रोत नहीं है पदार्थ, प्रयोजन, अनेकार्थी व्यंजना, ध्वनि। शब्द शक्ति का स्रोत इनमें से किसको नहीं माना गया है? साथियों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ध्वनि शब्द शक्ति का स्रोत नहीं है। बाकी तीनों पदार्थ भी है, प्रयोजन भी है और अनेकार्थी व्यंजना भी है। अगला चलिए, अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है,
लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। और अगला ऑप्शन हमारा है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती हैं। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह, मानो शोक निवास। उपयुक्त शब्द में शब्द शक्ति बताइएगा कौन सी है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह, मानो शोक निवास। साथियों इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन सी। तो ये क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति जैसे कि आपको पता 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति, उसमें शब्द को देखते ही, उस वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। और जहाँ पर हमें वाचार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए, अभिधा से अर्थ समझने में कोई समस्या या रुकावट आती है, तो वहाँ पर जिस शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है वहाँ पर क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा से मिलता जुलता कोई और अर्थ है, वो कोई और इसका प्रतीक ले लिया जाता है जहाँ पर, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सिंध सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस पंक्ति में शब्द शक्ति बताइए। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। साथियों इसमें रहेगा उत्तर ऑप्शन सी, व्यंजना शब्द शक्ति है। कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी थामना, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। जी साथियों इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न हमारा है रूप का अतिशोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है इसमें। जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो कई प्रकार की होती है। इसमें बताना है कि साध्य वसाना है, सारोपा है, उपादान है या सुधा है। रूप का अतिशोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होगी। साथियों इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन ई, साध्य वसाना शब्द शक्ति होगी। अगला हमारा प्रश्न है श्लेष अलंकार में होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है श्लेष अलंकार में, ये बताइएगा। साथियों व्यंजना शब्द शक्ति होती है श्लेष अलंकार में। शब्द के जिस अर्थ को न वाचक कह सकते हैं और न ही लक्ष्य, उसे क्या कहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। शब्द के जिस अर्थ को न वाचक कह सकते हैं और न ही लक्ष्य कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। साथियों उसको हम क्या कहेंगे, व्यंग कहेंगे, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति का वहाँ पर सहारा लिया जाता है, तो व्यंग आ जाएगा इसका उत्तर। भरतमुनि ने कितने गुणों का उल्लेख किया है। गुणों के संबंधित प्रश्न आ गया है। भरतमुनि ने कितने गुणों का उल्लेख किया है। साथियों इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 10। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं। इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के गुण माने हैं और सभी आचार्यों ने उसे ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। वो 3 कौन से गुण होते हैं हमारे, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ये किसने माने थे, आचार्य मम्मट ने। अगला है निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। बताना है कि इसमें कौन सा गुण है। निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। तो जी बताइएगा इसमें कौन सा गुण है। इसमें उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, इसमें माधुर्य गुण है। एत एवं विपर्यस्ता गुण है काव्येषु कीर्तिता, यह कथन किसका है। एत एवं विपर्यसता गुण है काव्येषु कीर्तिता, यह कथन किसका है। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यह भरत मुनि का कथन है। अगला है माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता। माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता। तो जी ये रौद्र रस में नहीं होता है।
माधुर्य गुण में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ट वर्ग के वर्ण युक्त शब्द, समास युक्त बड़े शब्द, र के संयोग से बने शब्द, कोमल एवं स अनुनासिक वर्णों से युक्त शब्द। माधुर्य गण में कौन से आवश्यक तत्व माने जाते हैं? जी साथियों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, कोमल एवं स अनुनासिक वर्णों से युक्त शब्द। काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को क्या कहते हैं? काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को क्या कहेंगे? साथियों, इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। उसको हम क्या कहेंगे? ओज गुण। अगला हमारा प्रश्न है, वीर, विवत्स और रौद्र रस में होता है। बताइए, इन तीनों वीर, विवत्स और रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? साथियों, इसमें होता है ओज गुण। इन तीनों ही रसों में कौन सा गुण होता है? ओज गुण। अगला प्रश्न है, सत गुरुणार घूर्णाव्रत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ाता समक्ष। तो ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। पंक्तियों को पहले ध्यान से समझें। साथियों, ये वीरता जोश भरी पंक्तियां हैं, तो इनमें ओज गुण है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक कौन सा गुण होता है? सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण कौन सा होता है? साथियों, सभी रसों के उत्कर्ष में होता है प्रसाद गुण। मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो इसमें बताना है कि कौन सा गुण है। जल्दी से जल्दी देखिए, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, प्रसाद गुण है। रसाप कर सक है दोषा, किसने कहा है? रसाप कर सक है दोषा, ये किसने कहा है? जी, आचार्य विश्वनाथ जी ने माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? तो जी, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 10। मम्मट के अनुसार काव्य दोषों के कितने भेद हैं? तो जी, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 3 है। कौन कौन से होते हैं? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला है, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित सतनी, इस काव्य पंक्ति में क्या दोष है? इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष आया है, बताना है। साथियों, इसमें रहेगा ऑप्शन बी, क्लिष्टो इसमें दोष है। अगला है, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। तो इसमें बताइए, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष आया है? साथियों, इसमें उत्तर रहेगा च्युत संस्कृति, इसमें ये काव्य दोष पाया गया है। क्योंकि सीता के लिए तो बोला जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था स्त्रीलिंग। अगला है, नतरू बांझ भली बात बियानी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष है? नतरू बांझ भली बात बियानी, इस पंक्ति में दोष बताइए कौन सा है। साथियों, इसमें है ग्राम्यत्व। इसमें कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व। अब नतरू बांझ भली बात बियानी में बियानी शब्द के प्रयोग के कारण क्या है? ग्राम्यत्व आया है। मृदुबानी मीठी लगे बात कविन की उक्ति, इसमें काव्य दोष कौन सा है? मृदुबानी मीठी लगे बात कविन की उक्ति, इसमें काव्य दोष कौन सा है? इसमें क्या है? पुनरुक्ति काव्य दोष पाया गया है। बानी बात और उक्ति, बानी बात और उक्ति के प्रयोग के कारण क्या है? पुनरुक्ति दोष है।
अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटप निकट बल्ली, अब छोड़ना न नल्ली, कदम अवलंब तो मल्ली। उपयुक्त पंक्तियों में बताइए कौन सा काव्य दोष है। साथियों इसमें उत्तर रहेगा शब्द दोष है। इसमें कौन सा रहेगा, शब्द दोष। इसमें इस काव्यांश में शब्दों के अनुचित प्रयोग से अर्थ का अपकर्ष हुआ है, अतः यहाँ पर क्या है, शब्द दोष है। कीर्ति भनिति भूति भले होई, सूरसरी सम सब कर हित होई। बताइए इस चौपाई में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। कीर्ति भनिति भूति भले होई, सूरसरी सम सब कर हित होई। तो इस चौपाई में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, लोकमंगल इनका प्रयोजन रहा है। लोकमंगल की भावना से ये इन्होंने इस श्लोक को लिखा था। अगला हमारा रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य कौन है। रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य का नाम बताना है। तो जी इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है। तो जी आज हम इन प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी नई वीडियो के साथ। थैंक्स।